हेलो गाइस, स्वागत है आप सबों का एक नए एपिसोड में। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि भारत और पड़ोसी देशों के बीच जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं उनसे संबंधित मुद्दों की चर्चा लगातार हो रही है। जिन देशों के बारे में अब तक हम लोगों ने जाना है उनमें पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश हो चुके हैं। और अब जो देश जो हमारा पड़ोसी है, पूर्वी पड़ोसी देश है, वो है म्यांमार, जिसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। म्यांमार के साथ जो हमारी भौगोलिक स्थिति है उस पर चर्चा करेंगे और उससे संदर्भित जो प्रश्न आ सकते हैं उस पर हम लोग ध्यान देंगे। दीफू दर्रा के संबंध में देखेंगे कि उसकी पोजीशन कौन सी और क्या है। और इसके अलावा कालादान प्रोजेक्ट, जो कि बेहद महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट भारत और म्यांमार के बीच प्रस्तावित है, जिस पर कार्य चल रहे हैं और वो अंतिम चरण में है, इस पर भी हम लोग जानेंगे कि ये है क्या। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जो ऐतिहासिक संबंध रहा है, कभी म्यांमार भी हमारा ही एक पार्ट था, इसलिए ना वो गाना भी आपने सुना होगा दोस्तों, मेरे पिया गए रंगून वहां से किया है टेलीफोन तुम्हारी याद। जी हाँ, वो प्रसिद्ध गाना पार्श्व गायिका शमशाद बेगम का ये गीत आपने अवश्य सुना होगा रेडियो में, या जो पुरानी फिल्मों के जो गाने अगर के शौकीन है ना भी तो आपने सुना ही होगा। ये फिल्म पतंगा का ये गीत है और 1949 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। काफ़ी सुपरहिट सॉन्ग है। ये रंगून की याद अवश्य दिलाती है, वो रंगून जो कभी हमारा ही अंग हुआ करता था। जी हाँ, भारत का ही एक पार्ट था, ये था म्यांमार। और 1937 में हमसे ये जुदा हुआ, हमसे ये अलग हुआ है, तो इसकी भी कहानी होगी। और आज अन्य मुद्दों की भी चर्चा होगी, खासकर रंगून के विषय में हम लोग जानेंगे, जिसके साथ दो प्रसिद्ध नाम जुड़े हुए हैं, बहादुर शाह जफर जो अंतिम मुगल बादशाह थे, और दूसरा हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के प्रखर नेता, दिग्गज नेता बाल गंगाधर तिलक। इन दोनों का नाम रंगून से जुड़ा है, वो क्यों है, इसकी भी चर्चा होगी। तो ओके गाइज, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नॉवेल शिक्षा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले म्यांमार की भौगोलिक स्थिति पर हम लोग ध्यान दें। म्यांमार भारत के पूर्वी हिस्से में मौजूद है। म्यांमार की जो सीमा भारत के साथ लगती है उसकी कुल लंबाई 1643 किलोमीटर है, 1643 किलोमीटर। भारत के 4 राज्य के साथ म्यांमार की सीमा लगती है। ये जो 4 राज्य हैं, नॉर्थ टू साउथ अगर हम लोग आए तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। सबसे लंबी सीमा जिस राज्य के साथ म्यांमार की लगती है तो वो राज्य हमें याद रखना है, वो राज्य है अरुणाचल प्रदेश। तो इसी से संदर्भित अन्य चीजों की पहले मैं चर्चा करूं, आप पहले ध्यान से देखिए जो भौगोलिक स्थिति है। भारत और म्यांमार के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण हुआ है उसका आधार क्या है, आप ध्यान रखें, इसका आधार पर्वत श्रृंखला है। यह पर्वत अराकान योमा है जो भारत और म्यांमार के बीच एक सीमा का निर्धारण करते हैं। गाइज, आपसे मैं ये बता दूं कि नेक्स्ट एपिसोड यानी नेक्स्ट सेशन जो हमारा होगा वो पूरी तरह दुनिया भर में विभिन्न प्रकार के जो बॉर्डर है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, उनसे संबंधित चीजों की चर्चा होगी। हम लोग देखेंगे कि कितने प्रकार की सीमाएं होती हैं। तो सबसे पहले अगर प्राकृतिक सीमा की बात करूं तो उनमें पर्वत भी एक है। भारत और म्यांमार के बीच ये पर्वत ही है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, और ये पर्वत है अराकान योमा। ध्यान रखें, भारतीय भूक्षेत्र के अंतर्गत भी पर्वतों की एक श्रृंखला नॉर्थ से साउथ की ओर फैली हुई है। नॉर्थ टू साउथ, या हम कह सकते हैं साउथ वेस्ट की ओर। हल्का सा ये आप देख रहे हो मैप में तिरछी आपको नजर आ रही होगी। तो ये जो क्षेत्र है हिमालय का ही दक्षिणी पश्चिमी विस्तार है। पटकाई बुम, नागा की पहाड़ियां, मणिपुर की पहाड़ियां और मिजो की पहाड़ियां क्रम से नॉर्थ टू साउथ यहां पर मौजूद है भारतीय भूक्षेत्र में। ठीक इसके पैरेलल इस तरफ यानी भारतीय सीमा के पूर्वी छोर की ओर ये अराकान योमा पर्वत मौजूद है जो दोनों देशों के बीच एक सीमा बनाती है। आइए प्रमुख फैक्ट्स को देखते हैं और इनसे संबंधित चीजों की चर्चा विस्तार से करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले कुछ जो फैक्ट्स हैं म्यांमार के संदर्भ में उसे हम लोग देखते हैं। म्यांमार, जिसका प्राचीन नाम बर्मा, हम सभी लोग ये जानते हैं। ये बर्मा नाम क्यों पड़ा? म्यांमार की जो आबादी है उनमें बर्मी जाति के लोगों की संख्या सर्वाधिक है, यानी बर्मी जाति की बहुलता वाला देश ये म्यांमार है। इस अंग्रेजों के समय इस देश का नाम इसी के आधार पर बर्मा रखा गया था, किंतु अब ये नाम म्यांमार है। बर्मी भाषा में, जी हाँ, बर्मी भाषा में म्यांमार को म्यांमा
कहा जाता है। म्यांमा ये वर्ड है बर्मी भाषा में जो म्यांमार के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसके पश्चात आप ये ध्यान रखें कि ये पर्वत, ये जो यहाँ से आप देख रहे हो उत्तर से दक्षिण की ओर जो फैलाव है, ये पर्वत है अराकान योमा जो भारत और म्यांमार के बीच मौजूद है। भारत के साथ म्यांमार की जो सीमा लगती है उसकी जो लंबाई है, यानी अरुणाचल प्रदेश से मिजोरम तक ये जो लंबाई है 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर ये लंबाई है टोटल भारत और म्यांमार के बीच। अब ये ध्यान रखना कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखूं तो 1937 तक 1937 तक म्यांमार भारत का ही एक अभिन्न अंग था। ब्रिटिश काल में हमारी आज़ादी के 10 साल पहले, हमें 1947 में आज़ादी मिली है, ठीक एक दशक पूर्व यानी 1937 में म्यांमार को भारत से अलग किया गया था। तो ध्यान रहे कि जिस एक्ट के तहत इसे अलग किया गया वो एक्ट था 1935 का भारत सरकार अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि बर्मा भारत से किस एक्ट के द्वारा अलग किया गया था, वो कौन सा अधिनियम था जिसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था, तो वो एक्ट है 1935 का भारत सरकार अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हम लोगों को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिल गई थी, लेकिन म्यांमार को यानी उस वक्त का जो बर्मा था उसे अंग्रेजों ने 4 जनवरी 1948 को स्वतंत्रता प्रदान की थी, यानी बर्मा स्वतंत्र हुआ था 4 जनवरी 1948 को। उस समय तक बर्मा यानी म्यांमार की जो राजधानी थी वो रंगून हुआ करती थी और मांडले जेल के कारण इसकी चर्चा बार बार होती रही है। रंगून आज का वो यांगून है जो बर्मा के दक्षिण पश्चिम हिस्से में मौजूद है। ये यांगून ही पूर्व का रंगून है। अब जो नई राजधानी है ना म्यांमार की, उसे बनाया गया नेपीताओ। ये नई राजधानी है म्यांमार की, इसे आप याद रखेंगे, नेपीताओ नई राजधानी है म्यांमार की। रंगून ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो जैसा कि मालूम है कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 का गदर था, जो सिपाही विद्रोह था, जब ये विद्रोह आरंभ हुआ था उस समय दिल्ली में अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर गद्दी नशी थे। नामात्र के ही बादशाह थे लेकिन वो थे। गदर के पश्चात जब अंग्रेजों ने इस विद्रोह को कुचल दिया तो बहादुर शाह जफर को भारत से निर्वासित कर यही रंगून भेज दिया गया था। रंगून में ही उन्होंने निर्वासन का जीवन व्यतीत किया था और इसी रंगून में ही बहादुर शाह जफर का निधन हुआ नवंबर 1862 को। जी हाँ, 7 नवंबर 1862 वो दिन जब बहादुर शाह जफर का निधन हुआ और इन्हें यहीं पर रंगून में ही दफना दिया गया। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो इसके पश्चात राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें 6 वर्षों की सजा सुनाई गई थी, उन्हें कैद कर यहीं पर मांडले जेल में रखा गया था। गैस आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यहीं पर तिलक ने अपनी बेहद प्रसिद्ध पुस्तक गीता रहस्य की रचना की थी, जिसमें उन्होंने कर्म योग की बृहद व्याख्या की है। गैस ये आप ध्यान रखना, मांडले जेल में 1908 से लेकर 1914 तक तिलक कैद रहे थे। 6 वर्षों की सजा उन्हें हुई थी। अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखूं, म्यांमार दक्षिण पूर्वी एशियाई देश का एक पार्ट है, आसियान का एक सदस्य है और यहाँ ये हमें ध्यान रखना है कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में प्रवेश के लिए एक द्वार भी है। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ अपने संबंधों को बढ़ाने के लिए ये एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम कर सकती है या कह सकते हैं कर रही है। इस कारण म्यांमार को दक्षिण पूर्वी एशिया का द्वार कहा जाता है। म्यांमार की ओर से हम दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ सड़क मार्ग से, स्थल मार्ग से आराम से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, दीफू दर्रा भारत और म्यांमार के बीच एक पारंपरिक मार्ग रहे हैं आने जाने के लिए। जैसा आप जान रहे हैं कि दोनों देशों के बीच पर्वतों की एक लगातार श्रृंखला है, इसलिए इसे क्रॉस करना बहुत ही मुश्किल है। वो दर्रे जिनके माध्यम से म्यांमार के साथ हमारा आवागमन लंबे समय से रहा है, वो पारंपरिक रास्ते रहे हैं, वो हमारा है दीफू दर्रा। एक्चुअली दीफू दर्रा का जो लोकेशन आप बोर्ड पर ध्यान से देखें, दीफू दर्रा बिल्कुल इस पोजीशन पे मौजूद है। ये एक्चुअली ट्राई जंक्शन है।
ट्राई जंक्शन के विषय में आपको पता है कि जहां तीन देशों की सीमाएं लगती हैं, जिस पॉइंट पर, जिस बिंदु पर, उसे ट्राई जंक्शन कहते हैं। तो देफू दर्रा जहां पर अवस्थित है वहां पर भारत के अलावा म्यांमार और चीन की सीमा भी लगती है। बिल्कुल इस कॉर्नर पर आप ध्यान दें, इसलिए इसे ट्राई जंक्शन कहा गया है। और आज की डेट में भारत और म्यांमार के बीच भी आवागमन का, व्यापार का एक प्रमुख रास्ते हैं, एक प्रमुख मार्ग है। ये जो देफू दर्रा है, ये आप ध्यान रखें, मैकमोहन रेखा पर स्थित है। ये मैकमोहन रेखा जो अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत यानी चीन के बीच खींची गई रेखा है, वहां पर ये दर्रा मौजूद है। जैसा कि मालूम है कि दर्रा को हम इंग्लिश में पाश कहते हैं। यह मैकमोहन रेखा पर है, क्योंकि जिस लोकेशन में ये मौजूद है वहां तक ये मैकमोहन रेखा भी पास में ही मौजूद है। दोस्तों याद रखें कि भारत और म्यांमार के बीच घनिष्ठ संबंध रहना बेहद आवश्यक है, क्योंकि जो स्थिति है म्यांमार की, म्यांमार का जो लोकेशन है जहां पर यह अवस्थित है, सामरिक दृष्टिकोण से देखें तो चीन इसके पड़ोस में मौजूद है। और फिर हमारे नॉर्थ ईस्ट में जो उग्रवाद पनपा है, उग्रवादी संगठन जो मौजूद है, वो छिपने के लिए इन पर्वत श्रेणियों का ही आश्रय लेते हैं। उग्रवादियों का एक गढ़ बना हुआ है, क्योंकि इरावदी नदी और इस पर्वत के बीच घने जंगल मौजूद है, जहां पर सेना का ऑपरेशन या पुलिस ऑपरेशन बेहद मुश्किल है। ऐसे ही इलाकों में उग्रवाद पनपते हैं और यहाँ पर उग्रवादी छिप कर रहते हैं। पिछले दिनों म्यांमार की सरकार के साथ उनकी सहमति से भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक भी किया था और अंदर घुसकर, म्यांमार के अंदर पहुंचकर उग्रवादियों को खत्म भी किया था। ये ऑपरेशन, चूंकि म्यांमार हमारा एक मित्र राष्ट्र है, वर्तमान में वहां पर लोकतांत्रिक शासन पद्धति को हटाकर सेना ने सत्ता संभाल ली है, तो वो एक अलग राजनीतिक मुद्दा है। यहाँ हमें ज्योग्राफिकल और भौगोलिक मुद्दों पर ही सीमित रहनी है और उसे ही देखने हैं कि वो रिश्ते क्या हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो भारत और म्यांमार के बीच बन रही है वो है कालादान प्रोजेक्ट। इस कालादान प्रोजेक्ट को गाइस आप ध्यान से समझें, क्योंकि इससे रिलेटेड प्रश्न आ सकते हैं और यहाँ पर जो फैक्ट्स है उसे आप बोर्ड पर ध्यान से देखें और समझें कि ये कालादान प्रोजेक्ट है क्या और इसके माध्यम से भारत क्या हासिल करना चाहता है। बेहद महत्वपूर्ण कालादान प्रोजेक्ट को ध्यान से समझिएगा। कालादान प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत ही खास है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको ये पता है कि भारत का नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है एकमात्र चिकन नेक से भारत के मुख्य स्थलखंड से जुड़ा हुआ है। चिकन नेक, जी हाँ, वो मालदा कॉरिडोर अथवा जिसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से हम लोग जानते हैं, वो यहाँ पर आप देख लें, जो इस पोजीशन में वेस्ट बंगाल में है। बस उसी रास्ते के माध्यम से हम लोग नॉर्थ ईस्ट से जुड़े हुए हैं। नॉर्थ ईस्ट की ओर देखूं तो यहाँ पर त्रिपुरा, मिजोरम, यहाँ पर मणिपुर, यहाँ नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, इन इलाकों में जाने के लिए हमें लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ट्रांसपोर्टेशन की समस्याएं हैं, इसलिए भारत सरकार ने यह तय किया कि नॉर्थ ईस्ट के लिए हमारा एक दूसरा विकल्प भी हो जो सुरक्षित हो और जिसके द्वारा हम सामानों को बहुत आसानी से अपने इलाकों में पहुंचा सके। इसी उद्देश्य से म्यांमार के साथ एक संधि की गई और उसके द्वारा एक प्रोजेक्ट जिसे कालादान प्रोजेक्ट शॉर्ट में कहा जाता है तय की गई थी। एक्चुअली इसका जो फुल फॉर्म है कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। तो ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट इसका मुख्य मकसद है जो भारत और म्यांमार के बीच बनाई जा रही है। तो इसके मार्ग को ध्यान से समझिए। भारत में कोलकाता बंदरगाह से, जो जैसा कि मालूम है कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी पर अवस्थित है, तो हुगली नदी के इस मैप को आप ध्यान से देखें कि हुगली नदी के माध्यम से कोलकाता बंदरगाह से जहाज के माध्यम से इस मार्ग से, यानी बे ऑफ बंगाल, यहाँ पर जो बंगाल की खाड़ी मौजूद है, उस मार्ग से क्रॉस करते हुए यहाँ पर एक पोर्ट का निर्माण किया गया जिसका नाम है सितवे पोर्ट। ये म्यांमार में बनाया गया सितवे पोर्ट, ये भारत की सहायता से म्यांमार में बनी है। इस पोर्ट तक ये जो पूरी लंबाई है, बोर्ड पर आप देखें, मैंने फैक्ट्स भी लिखा हुआ है, 539 किलोमीटर ये लंबाई है कोलकाता से सितवे तक। ध्यान रखें, ये जो सितवे पोर्ट है वो
यांगून से ज़्यादा दूर नहीं है और ये जो प्रांत है वो है रखाइन स्टेट। म्यांमार का ही एक राज्य है जिसका नाम है रखाइन, वहीं पर ये सितवे पोर्ट मौजूद है जो इस पोजीशन में है। यानी कोलकाता से सितवे पोर्ट तक की कुल दूरी कितनी है? 539 किलोमीटर। इसके पश्चात आप ध्यान रखें, जिस नदी के नाम पर इसका नाम कालादान प्रोजेक्ट रखा गया है वो नदी यहाँ पर कालादान नदी है। यानी सितवे पोर्ट से कालादान नदी के माध्यम से ही माल को यहाँ पर भेजा जाएगा। ये जो जगह पलितवा है वो चिन प्रांत है, चिन स्टेट है, वो म्यांमार का स्टेट है। दो चीजें आप ध्यान रखेंगे, सितवे पोर्ट रखाइन स्टेट में है जो म्यांमार का एक राज्य है, और पलितवा या पलितवा ये चिन स्टेट जो म्यांमार का ही एक राज्य है वहां पर मौजूद है। तो सितवे पोर्ट से पलितवा तक नदी मार्ग से वो नदी कालादान नदी है और इसी कालादान नदी के नाम पर इस पूरे प्रोजेक्ट का नाम ही रखा गया कालादान प्रोजेक्ट। ये ध्यान रखिएगा। अब ध्यान रखिए, पलितवा जहां पर यह मौजूद है वहां से बांग्लादेश की जो सीमा काफी निकट है, मात्र 20 किलोमीटर, ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। फिर पलितवा से हमारी सीमा जो मिजोरम का दक्षिणतम पॉइंट है, जो दक्षिणतम पोजीशन है भारत का सदर्न भाग में मिजोरम में, वो जगह है जो चाउछुआ, वहां तक की जो दूरी है वो 62 किलोमीटर है। तो पूरी लंबाई को आप देख लें, कोलकाता से सितवे पोर्ट तक 539 किलोमीटर, फिर सितवे पोर्ट से पलितवा तक ये 158 किलोमीटर, 158 किलोमीटर, और पलितवा या पलितवा से ये जो दूरी भारतीय सीमा तक है वो है मात्र 62 किलोमीटर। भारतीय सीमा तक अगर माल पहुंच जाती है तो फिर यहां से आइजोल जो मिजोरम की राजधानी है वहां तक, और फिर ध्यान रखें मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, इन राज्यों में सामान को भेजने में हमें काफ़ी आसानी होगी और साथ ही साथ हमारे पास एक दूसरा मार्ग भी उपलब्ध होगा, विकल्प मौजूद होगा, जिसके द्वारा आसानी से बड़ी मात्रा में अपने माल और सामानों को नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में भेज सकते हैं। तो हमारे लिए ये काफ़ी सुविधाजनक होगी। म्यांमार के द्वारा साउथ ईस्ट एशियन नेशंस थाईलैंड, लाओस जैसे देश मौजूद हैं, आगे हम बढ़ते हुए व्यापार बढ़ा सकते हैं। तो ये एक उद्देश्य है इस प्रोजेक्ट का। अब इस प्रोजेक्ट को अपने समय से पूरा हो जाना चाहिए था, किंतु अब तक पूरी नहीं हो सकी है। संभावना है इस साल पूरी हो जाए, किंतु म्यांमार में जो तख्ता पलट हुआ है और सेना ने सत्ता संभाली है, इसलिए कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी म्यांमार के साथ हमारा दोस्ताना रिश्ता है, इसलिए पूरी उम्मीद है कि इस वर्ष यह प्रोजेक्ट पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगी। प्रश्न ये खड़ा होता है कि आखिर इस प्रोजेक्ट को बनने में इतना समय क्यों लगा। गाइस, जैसा कि आप जान रहे हो, यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, आपने देखा होगा कि यहाँ पर अराकान योमा पर्वत है और इसके पूर्वी भाग में इरावदी नदी मौजूद है। पूरे इलाके में घने जंगल मौजूद है, जो उग्रवादियों के लिए छुपने के लिए एक बहुत ही सुरक्षित स्थान मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर सैन्य कार्रवाई करना भी थोड़ी मुश्किल होती है, इसलिए उग्रवादियों का ये गढ़ बन गया है। और यहाँ पर ध्यान रखें, जो जो उग्रवादी संगठन मुख्य रूप से मौजूद है उनमें रोहिंग्या संघर्ष के बारे में तो आप लोगों ने अक्सर सुना होगा। इसके अलावा अराकान सेना, ये उग्रवादी संगठन, इसके अलावा अराकान रोहिंग्या सॉल्वेशन आर्मी, जिसे शॉर्ट में ARSA कहा जाता है। एक्चुअली ये जो संगठन है वो पाकिस्तान के द्वारा पैदा किया गया आतंकवादी संगठन है। लश्कर ए तौयबा इसके जन्मदाता हैं। तो यहाँ पर जो भी उग्रवादी संगठन है उनकी वजहों से इस प्रोजेक्ट में विलंब आया, क्योंकि सड़क मार्ग इन्हीं के क्षेत्रों में बनना है जहां पर ये अत्यधिक सक्रिय है। इसलिए भारत सरकार को म्यांमार के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने में थोड़ी दिक्कत पेश आई है, किंतु पूरी उम्मीद है कि इस वर्ष यह प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो जाएगी। भारत और म्यांमार के रिश्ते और प्रगाढ़ होंगे। म्यांमार से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण चीजें थी आप उसमें ध्यान रखेंगे। प्रश्न जो भी एग्जाम में आए तो 2-3 बातों को आपको ध्यान रखना है कि म्यांमार पहले हमारा ही एक अभिन्न अंग था। 1937 में यह भारत से अलग हुआ है। किस एक्ट के द्वारा? तो 1935 का भारत सरकार अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसी के द्वारा म्यांमार को भारत से अलग किया गया। दीफू दर्रे के बारे में आप ध्यान रखिए। दीफू दर्रा एक ट्राई जंक्शन है 3 देशों के बीच, भारत, म्यांमार और चीन के बीच। और भारत और म्यांमार के बीच जो स्थल मार्ग से व्यापार या आवागमन हो रहे हैं उसके लिए दीफू दर्रा आज भी इसका उपयोग किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त
रंगून के संदर्भ में, मांडले जेल के संदर्भ में काफी महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गाइज आपने मांडले और यरवदा जेल, सेलुलर जेल, इनके बारे में सुना होगा। सेलुलर जेल जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर में मौजूद है और मांडले रंगून में। तो ध्यान रहे ये दोनों जो जेल थे, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान काला पानी की सजा जिन लोगों को दी जाती थी उन्हें यहीं पर भेजा जाता था, या तो मांडले अथवा पोर्ट ब्लेयर स्थित सेलुलर जेल। ये तथ्य याद रखना है कि यहीं पर रंगून में ही अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का निधन हुआ। निर्वासन की जिंदगी वो जी रहे थे, अंग्रेजों ने उन्हें निर्वासित कर भेजा था। फिर हमें तथ्य याद रखना है कि 1908 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्षों की सजा हुई थी और उन्होंने यहीं पर मांडले जेल में अपनी ये सजा पूरी की थी। यहीं पर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने अपनी विख्यात पुस्तक गीता रहस्य की रचना की थी। गाइज, जियोपॉलिटिकल इश्यूज से संबंधित पड़ोसी देशों के साथ भारत के जो संबंध रहे हैं, जो विवाद रहे हैं, उन सब की चर्चा हमने बारी बारी से की। गाइज, मेरा आप लोगों से अनुरोध है, आप हमारी वीडियोस को ध्यान से पूरी तरह देखें, समझने का प्रयास करें। तथ्य तो मिलते ही हैं, मिलेंगे ही और भी मिलेंगे। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप गाइज लाइक करना ना भूलें। लाइक करने में आप कंजूसी कर रहे हो, नो डाउट। अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट किया करें। और अगर आप बिल्कुल नए हैं और यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी अदर स्टेट कमीशन की तैयारी करना चाहते हैं तो यह चैनल आपके लिए बहुत ही उपयुक्त है। आप इसे सब्सक्राइब करें और हमारे प्रत्येक वीडियोस को ध्यान से देखें। ओके गाइज, मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।